नमस्कार। मराठा विद्या प्रसारक समाज संस्था द्वारा संचालित KRT आर्ट्स, BH कॉमर्स एंड AM साइंस अर्थात KTHM कॉलेज नासिक, विभाग हिंदी, कक्षा MA द्वितीय वर्ष, सेमेस्टर तृतीय, प्रश्न पत्र क्रमांक 12, हिंदी आलोचना। इकाई 1 के अंतर्गत आज हम आलोचना का स्वरूप इस बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। मैं डॉक्टर जगदीश परदेसी। पिछली तासिका में हमने आलोचना की परिभाषाएं देखी, जिसमें भारतीय एवं पाश्चात्य विद्वानों द्वारा प्रयुक्त परिभाषाओं का अध्ययन किया। इन परिभाषाओं के अध्ययन के उपरांत ही हम आलोचना का स्वरूप स्पष्ट कर सकते हैं, या परिभाषाओं के आधार पर ही हमें आलोचना का स्वरूप प्राप्त होता है। वह इस तासिका में देखने वाले हैं। सबसे पहले विद्वानों के मत। विद्वानों ने अपने मतों में आलोचना इस शब्द को परिभाषित करने का प्रयास किया, जिसमें हमने देखा कि कृतिकर लिखने वाला या कृतिकार, कृति और जो पाठक है और आलोचना करने वाला, ऐसे 4 बिंदु आलोचना के अंतर्गत आ जाते हैं। कृतिकार के उत्कृष्ट भाव, वह अपने उत्कृष्ट भावों को कृति में उतारता है। कृति को पढ़ने वाला आलोचक उन भावों के विचारों को, उनके उत्कृष्टता को परखता है। उनकी गुण और दोषों के माध्यम से क्या अच्छा है, बुरा है, इसका वो परीक्षण करता है और पाठक में उस कृति के विचारों को प्रेषित करता है। यह पूरी प्रक्रिया 4 बिंदुओं के आधार पर होती है। यह विद्वानों द्वारा हमने प्राप्त परिभाषाओं के आधार पर देखा है, जिसमें हमने यह देखा कुछ विद्वानों ने आलोचना करने वाले व्यक्ति को महत्वपूर्ण माना, उसमें या उसके जो गुण है, प्रतिभा है, उसकी सहृदयता है, उसकी तटस्थता है, इनके बारे में उन्होंने बताया है। कुछ परिभाषाओं में हमने देखा कि उस कृति के बारे में बताया गया कि कृति के गुण और दोष कैसे है, क्या है, इनके बारे में बताया गया। कुछ विद्वानों ने हमें पाठक आनंदित कैसे हो, पाठक तक तत्व, मूल्य, सौंदर्य किस प्रकार से पहुंचे, इस बात को उजागर किया गया है। और कुछ विद्वानों ने जब लेखक अपने सर्वोत्कृष्ट विचारों को अभिव्यक्त करता है, तो आलोचक का यह कर्तव्य बन जाता है कि वो उन सर्वोत्कृष्ट बिंदुओं को पाठक तक पहुंचाए। इस प्रकार से विद्वानों के मतों में हमने यह अंतर देखा है और हर एक विद्वान ने अपने अपने दृष्टि से कभी कृतिकार को, कभी कृति को, कभी आलोचक को, तो कभी उसके द्वारा की गई आलोचना को महत्व दिया हुआ है। इस प्रकार हम यही कह सकते हैं कि कवि या लेखक द्वारा जो कृति लिखी जाती है, उस कृति का परीक्षण आलोचक अपने सर्वोत्कृष्ट विवेक बुद्धि से करता है। जब उस कृति को वह परखता है, उसकी अच्छाई और बुराइयों को पाठक के सामने उजागर करता है, जिससे पाठक भी उस कृति से जो आनंद प्राप्त करता है या उससे वह परिचित हो जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को ही आलोचना कहा जाता है। आलोचना के तत्वों का समावेश। अब जब यह प्रक्रिया पूरी हो रही है, तो इसमें कुछ तत्व भी महत्वपूर्ण बन जाते हैं। कुछ कृति के दृष्टि से तत्व महत्वपूर्ण है, कुछ तत्व
आलोचना करने वाले व्यक्ति के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, और कुछ तत्व जो है उसे जब वह पाठक पर सौंपता है, उस कृति को लेकर जाता है, तब वह तत्व कुछ महत्वपूर्ण बन जाते हैं। यहाँ पर आलोचना में आलोचक व्यक्ति को महत्वपूर्ण बिंदु में देखा गया है, क्योंकि वह भी विषय ज्ञान से परिपूर्ण होना चाहिए। उसने उस कृति से क्या ग्रहण करना चाहिए और पाठक तक क्या पहुंचाना चाहिए, इसलिए आलोचक की भूमिका भी महत्वपूर्ण बन जाती है। पहले आलोचना का स्वरूप केवल चित्रान्वेषण था, अर्थात प्रारंभ में हम यह देखते हैं कि आलोचक की भूमिका केवल क्या थी कि वह उस कृति के जो दोष है या उस कृतिकार के जो दोष है, केवल वही वह गिनाता था। परिणाम यह होता था कि उत्कृष्ट भाव, शायद कभी कभी तो अच्छे कृति के जो विचार है, भाव है, अनुभूति है, वो पाठक तक नहीं जाती थी। केवल दोष ही गिनाना उस कृति के प्रति जो संदेह है वह निर्माण करता था। अब यहाँ पर वह अर्थ त्याग दिया गया है, और किसी कृति के दोष एवं न्यूनता मात्र को स्पष्ट कर लेखक से सर्वदा विरोधी दृष्टिकोण रखते हुए उसकी कृति पर प्रहार करना, यही आलोचना का लक्ष्य तो नहीं हो सकता। छिद्रान्वेष का यह संकुचित अर्थ समीक्षा के क्षेत्र को अत्यंत सीमित एवं उसके स्वरूप को अत्यंत विकृत बना देता था। इसी की प्रतिक्रिया के रूप में नवीन विचारधारा के अनुसार आलोचना या समीक्षा का अर्थ किसी रचना विशेष की विशेषताओं की ओर संकेत करके न्यूनताओं की ओर आंखें फेरना ही नहीं, उस पर आवरण डालना ही आलोचना का धर्म समझा गया। लेकिन यह भी विचार सर्वमान्य नहीं हो सका, क्योंकि केवल दोष दिखाना यह भी उत्कृष्ट नहीं है, या आलोचना का यह धर्म नहीं है। और आगे चलकर कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, अच्छा ही दिखाना है, बुराई या नहीं, तो यह भी आलोचना नहीं है। इसलिए आलोचकों के विचारों में यह भिन्नता हमें समय समय पर दिखाई देती है। वास्तविकता में फिर आलोचना का स्वरूप क्या है, किस प्रकार से रहना चाहिए, तो वह महत्वपूर्ण बिंदु बन जाता है कि कृति को न्याय कैसे मिलेगा, पाठक तक उसके भाव विचार कैसे प्रकट होंगे। हम उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर संत तुलसीदास द्वारा लिखित रामचरित मानस, इसकी अगर आलोचना की जाती है तो बुराइयों के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो कोई कहेगा कि शब्द रचना के जो शुद्ध लेखन के नियम है वह नहीं है। अच्छाई के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह भावों को उत्कट रीति से जो है लोगों में प्रसारित करती है और भक्ति भावना को सुदृढ़ बनाती है, समाज को अच्छी बनाती है। जब रामचरित्र मानस की हम आलोचना सुन रहे हैं, कर रहे हैं, तो पाठक भी समझेंगे हमें उससे लेना नहीं है, उसके शब्द, उसके जो लयात्मकता है, अलंकार है, रुतियाँ है, इससे हमें लेना नहीं है। हमें तो वह प्रेम, आनंद, अनुभूति, ईश्वरीय ज्ञान प्रदान करने का वह एक अलौकिक कृति है। तो आलोचक यहाँ पर उस कृति को, उसके उत्कृष्ट भावों को अभिव्यक्त करता है, समझाता है, तो अपने आप पाठक भी समझते हैं, वह गौण बातों की ओर नजरअंदाज भी करते हैं। यहाँ पर उस कृति की श्रेष्ठता अपने आप समाज में स्थापित हो जाती है। इस प्रकार आलोचना का यह स्वरूप होता है कि वह समाज में जब चली जाए, पाठक वर्ग तक चली जाए, तो उससे कौन से महत्वपूर्ण बिंदु लेने चाहिए, कौन से विचार लेने चाहिए, कौन से भावों को ग्रहण चाहिए करना चाहिए,
इस कृति में उत्कृष्ट क्या है, किस प्रकार से है, इस बात को वह अभिव्यक्त करता है। किसी रचना की विशेषताओं को स्पष्ट करना एक वर्ग के विद्वानों द्वारा हितप्रद नहीं समझा गया। न्यूनताओं का प्रकाशन न होने से रचनाओं को श्रेष्ठता की सीमा में ही रखना माना जाता था। इसके विपरीत अब दूसरी विचारधारा के समर्थकों का कहना था, यदि न्यूनताओं की मात्रा कम है और केवल उसकी ओर संकेत किया गया तो श्रेष्ठ साहित्य की रचना युग में कभी नहीं हो सकेगी और लेखकों का दल अपनी रचना के पर्याप्त स्वागत न होने एवं उचित मूल्यांकन के अभाव में निराशा एवं कटुता के वातावरण में लेखन कार्य से विमुख हो जाएगा। इस विरोधाभास की स्थिति में एक समन्वित विचारधारा प्रतिपादित की गई। उसके अनुसार कृति की विशेषताओं एवं न्यूनताओं दोनों की ओर संकेत करना आलोचना का उद्देश्य समझा गया। अब आलोचना का उत्तरदायित्व भी उतना ही महत्वपूर्ण बन जाता है और आलोचना का वास्तविक अर्थ भी क्या लेना चाहिए यह भी महत्वपूर्ण बन जाता है। आज हिंदी साहित्य के आलोचना या समीक्षा के क्षेत्र में अपनी अपनी विचारधाराओं को लेकर आलोचकों के विभिन्न वर्ग भी बन गए हैं। किसी लेखक की अच्छाई बुराई और उसकी श्रेष्ठता का निर्णय इस आधार पर किया जाता है कि आमुक लेखक किस वर्ग अथवा किस स्कूल से संबंधित है या उस वर्ग अथवा स्कूल की सक्षमता कितनी है, प्रचार प्रसार कितना है, तो यह भी गलत माना जाएगा। सच तो यह है कि साहित्य निर्माण का महान उत्तरदायित्व समीक्षक एवं साहित्यकार दोनों पर होता है। आलोचक का जितना उत्तरदायित्व है उतना ही साहित्यकार का भी साहित्य निर्माण में उत्तरदायित्व है। तो इसलिए सबसे पहले जो वर्ग बन गए हैं या एक विचारधाराएं कलुषित विचारधाराएं बनी हुई है, पक्षपात हो रहा है, उसे हटाना चाहिए। आलोचना का स्वरूप यहाँ तक सीमित नहीं है, आलोचना का स्वरूप इससे आगे बढ़ गया है और वह समीक्षक को भी साहित्य का उत्तरदायित्व मानता है या समीक्षक भी साहित्य के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान देता है। इस बात को वह प्रमाण के साथ मानता है। यह आलोचक के लिए भी गौरवान्वित करने वाली बात है। आलोचना का वास्तविक अर्थ होना चाहिए मूल्य मर्यादा की साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान को बनाना, श्रेष्ठ प्रगतिशील तत्वों को आत्मसात करके साहित्य का उचित मूल्यांकन कर उसके रचनाकारों को उचित दिशा में निर्देशित करना। कला का सत्य लेखक कहाँ तक प्राप्त कर सकता है और पाठक के ऊपर कहाँ तक प्रभाव डाल सकता है, इसे स्पष्ट करना ही आलोचक का महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व भी है और उसे हम मानदंड भी कहेंगे। यानी समीक्षा का अर्थ केवल अपनी रुचि नहीं है, साहित्य की श्रेष्ठ एवं गतिशील मानदंड होना चाहिए। श्रेष्ठ समीक्षक श्रेष्ठ कृतियों को श्रेष्ठ घोषित करने में कभी संकोच नहीं करता। इसलिए यहाँ पर श्रेष्ठ साहित्य की दृष्टि से आलोचक की अपनी क्षमता है और उस कृति का मूल्यांकन करने का उसका स्वरूप भी श्रेष्ठ होना चाहिए। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आलोचना यह कार्य इतना सीधा सरल नहीं होता है। उसके लिए आलोचक ने भी
अपनी क्षमताओं को विकसित करना होता है। जितना महत्वपूर्ण स्थान कृतिकार का है, कृति का है, उतना ही महत्वपूर्ण स्थान आलोचक का भी है, क्योंकि वही इस साहित्य को समाज में पाठक वर्ग तक प्रेषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाता है। अब आलोचना के भी कुछ उद्देश्य है, तो वह क्या है? हम उद्देश्य को समझते हैं तो आलोचना का स्वरूप और व्यापक व्यापक बनता जाता है। उद्देश्य क्या है? आलोचना का कार्य कवि और उसकी कृति का यथार्थ मूल्य प्रकट करना है। जब कोई साहित्यकार अपनी कृति को लिखता है और वह लोगों तक पहुंचाता है, तो उस कृति का मूल्य क्या है? समाज के दृष्टि से उपयुक्तता क्या है, या उस कृति से उपयोजित समाज में क्या परिवर्तन आ सकते हैं, उपलब्धि क्या है, इन बातों की ओर उसके मूल्य को प्रकट करने का उद्देश्य आलोचना का होता है। महत्वपूर्ण यह भी है सत साहित्य के निर्माण को प्रोत्साहन देना और असत साहित्य का निराकरण करना, यह भी आलोचना का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। उत्कृष्ट कृति, उत्कृष्ट साहित्य को बढ़ावा देना और असत साहित्य को फैलने से रोकना, यह भी महत्वपूर्ण है। इसके लिए कृति में व्याप्त गुणों का उद्घाटन और दोषों का विवेचन करना आलोचक की भूमिका होती है। उसका कर्तव्य है कि उस कृति को वह सत विवेक बुद्धि से पढ़े, ग्रहण करे और उनके गुण दोषों को प्रकट करे। समाज में और अन्य कलाकृतियों के बीच उस कृति का स्थान और महत्व, यह भी स्पष्ट करना आलोचना का उद्देश्य है। आलोचना का उद्देश्य यह भी है कि वह कृति जब बन जाती है या समाज में प्रेषित होती है, तो उसका स्थान क्या है, उसका महत्व कितना है, लोगों के मन मस्तिष्क पर क्या परिणाम हो सकते हैं, सकारात्मकता, ऊर्जा या विकास की ओर बढ़ाने वाले विचारधाराएं हैं, तो उसे जरूर आलोचक प्रेषित करें। जैसे हम देखते हैं मार्क्सवाद या मार्क्सवादी आलोचना ने अपने समय में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया, समाज की विचारधारा को ही बदल दिया और एक शोषित वर्ग, शोषण करने वाला वर्ग, इनके अंतर को स्पष्ट करते हुए समाज रचना में जो परिवर्तन किया, उसे वह योगदान देना ही चाहिए। इस प्रकार आलोचना का अपना महत्व होता है। अब विद्वानों ने भी अपने महत्व के आलोचना के महत्व को अभिव्यक्त किया है। उसमें बाबू गुलाब राय के अनुसार आलोचना का मूल उद्देश्य कवि की कृति का सभी दृष्टियों से आस्वाद कर पाठकों को उस प्रकार के आस्वादन में सहायता देना तथा उनकी रुचि को परिमार्जित करना एवं साहित्य की गति निर्धारित करने में योग देना है। यहाँ पर बाबू गुलाब राय जी ने आलोचना के उद्देश्य को बहुत ही ऊंचे स्तर पर रखा हुआ है। वह कार्य उतना ही महत्वपूर्ण माना है कि वह पाठकों के आस्वादन, उनके महत्वपूर्ण रुचि को निर्माण करने में सहायता करता है और साहित्य की गति भी बढ़ाता है। महत्वपूर्ण बिंदु अगर उस कृति में है, विचारधारा है, तो उसे सशक्तता से पाठक के सामने रखना, उसका जोर शोर से या अपने विवेक बुद्धि से समाज उपयुक्तता के दृष्टि से उसे प्रेषित करना, यह कार्य बाबू गुलाब राय जी ने महत्वपूर्ण माना है। आलोचक भी अपने समकालीन कवि या लेखक की कृति की स्पष्ट आलोचना कर उसके मार्ग को प्रशस्त करता है। यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अगर आलोचना
करने वाला व्यक्ति समकालीन हो, वह अपने समय के साथ अनुभूतियों के साथ वह जी रहा है, तो कृति को बहुत गहराई से और अच्छाई से समझता है, क्योंकि उसने भी, लेखक ने जो यथार्थ भोगा है, देखा है, समझा है, आलोचक भी वह देखता है, समझता है, और वह यह देखता है कि कृतिकार ने उसे किस प्रकार से अभिव्यक्त किया है, वह दिशा कैसी है, वह मार्ग कैसा है, इन बातों को भी समीक्षक समझता है, तब वह मूल्यांकन समीक्षा उत्कृष्ट मानी जाती है। इस प्रकार से हमने आज आलोचना के स्वरूप के बारे में चर्चा की, और अगली तासिका में हम आलोचक के गुणों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। यहाँ पर हम रुकते हैं। धन्यवाद।